दोस्तों ये जर्नी है एक ऐसे इंसान की जो पैदा तो एक गरीब परिवार में हुआ लेकिन आज गरीब नहीं है, जिसके घर में उतने पैसे नहीं होते थे कि उसका परिवार 2 टाइम भरपेट खाना खा पाए, लेकिन आज वो रोल्स रॉयस से चलता है। जो बचपन में न्यूज़पेपर सेल करता था, आज उसके पास 400 से ज्यादा लग्जरी कार्स है। एक ऐसा इंसान जो बार्बर के तौर पे अपने कैरियर की शुरुआत करता है और आज अरबपति होने के बाद भी वो लगभग रोज शाम में अपने उस छोटे से दुकान पर जाके लोगों के बाल काटता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ रमेश बाबू की, जिनको लोग बिलियनर बार्बर के नाम से भी जानते हैं। इनकी स्टोरी केवल पैसे कमाना नहीं सिखाती, बल्कि पैसे कमाने के साथ साथ ये हमें हिम्मत, डिटर्मिनेशन और अपने सपनों में विश्वास रखने की शक्ति के पराक्रम का प्रमाण देती है। इस वीडियो में मैं आपको रमेश बाबू की उन स्ट्रेटजी के बारे में भी बताऊंगा जो तब भी रिलेवेंट थी जब रमेश बाबू ने अपने बिजनेस की शुरुआत की, और आज इस टेक्नोलॉजी के युग में भी उतने ही रिलेवेंट है। तो अगर आप एक बिजनेसमैन हैं या फ्यूचर में बिजनेस करना चाहते हैं तो इस वीडियो से आप काफी कुछ सीख सकते हैं और अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो बिना किसी देरी के चलिए रमेश बाबू के गरीबी से अमीरी तक पहुंचने के सफर पर चलते हैं। दोस्तों ये रियल लाइफ कहानी स्टार्ट होती है जब रमेश के पिता बैंगलोर में एक बार्बर थे और उनकी एक मेन सलून शॉप थी। इस पर्टिकुलर टाइम तक रमेश के फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी ठीक ठाक थी, यानी कि एक लोअर मिडिल क्लास के जैसी थी। लेकिन 7 साल की उम्र में रमेश ने अपने पिताजी को खो दिया और पिताजी के जाने के बाद रमेश के घर की फाइनेंशियल कंडीशन बिगड़ने लगी और अब घर की सारी जिम्मेदारियां इनकी माताजी पर आ गया, जैसे कि रमेश और इनके भाई बहन के स्कूल की फीस, घर की जरूरत के खर्चे एंड मेनी मोर। और इन जरूरत को पूरा करने के लिए उनकी माताजी ने हाउसमेट का काम करना शुरू किया। वो दूसरों के घर में काम करने जाती जिससे उनको कुछ इनकम हो सके। साथ में इनकी शॉप को अब इनके चाचा चला रहे थे और वो इन लोगों को दुकान के किराए के तौर पे 5 रुपए पर डे दिया करते थे। ऐसे ही मुश्किलों के साथ दिन बीतता गया और अब धीरे धीरे रमेश 13 साल के हो चुके थे और अब उनसे घर की इतनी बुरी कंडीशन देखी नहीं जा रही थी, क्योंकि उनकी माताजी बहुत कोशिश के बावजूद भी उतने पैसे इकट्ठा नहीं कर पा रही थी कि वो परिवार को चला पाए। और तब रमेश ने डिसाइड किया कि वो भी अपने माताजी को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। और बोला जाता है दोस्तों, गरीब के घर में बच्चे जल्दी बड़े हो जाते हैं क्योंकि उनके सिर पे जिम्मेदारियों का एक बहुत बड़ा बोझ होता है। और इसी कारण रमेश ने इतनी छोटी सी उम्र से ही लोगों के घरों में न्यूज़पेपर और मिल्क डिलीवर करना शुरू किया और वहां से जो इनकम हो पाती उससे वो अपनी माताजी को सपोर्ट करते। टाइम के साथ साथ रमेश ने बहुत से ऐसे ही ऑड जॉब्स किए और कुछ समय बाद इनके चाचा जी ने इन लोगों को पैसे देना बंद कर दिया, जिसको लेकर इनकी माताजी और इनके चाचा के बीच आए दिन बहस होता रहता। और इन सारी तकलीफों से जूझते हुए रमेश 18 साल के हो जाते हैं और धीरे धीरे अब ये अपने सैलून भी जाने लगे। दोस्तों बैंगलोर में उस समय कॉलेज 2 शिफ्ट में चलती थी, एक मॉर्निंग शिफ्ट होता था और एक इवनिंग शिफ्ट। रमेश ने अपना एडमिशन इवनिंग शिफ्ट में कराया, जिससे दिन में वो अपनी दुकान को देख लेते थे और शाम में वो कॉलेज अटेंड कर लेते थे। धीरे धीरे इन्होंने सैलून बिजनेस की बहुत सी बारीकियों को सीखा और कुछ समय बाद ये अपने चाचा से अपनी दुकान वापस ले लेते हैं। अब धीरे धीरे इस सैलून के बिजनेस की वजह से घर की फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सुधरने लगी। कुछ समय बाद रमेश के चाचा ने एक कार खरीदी, जिसको देखकर रमेश ने अपनी कुछ सेविंग और बैंक से लोन लेकर मारुति ओमनी वैन अपने पर्सनल यूज के लिए खरीदा। लेकिन कुछ महीनों बाद से ही वो मारुति वैन रमेश के लिए एक सिरदर्द बन गई, क्योंकि रमेश चाहकर भी उस वैन के लोन की इंस्टॉलमेंट नहीं भर पा रहा था। इधर रमेश की माताजी अभी भी हाउसमेट का काम करती थी और एक दिन ऐसे ही इनकी माताजी ने नंदनी जी को रमेश की वैन के बारे में बताया। नंदनी जी इंटेल कंपनी में काम करती थी और इनके घर में भी रमेश की माताजी काम करने जाती थी और नंदनी जी और रमेश की माताजी के बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग भी थी और रमेश उनको नंदनी अक्का यानी नंदनी दीदी करके बुलाया करते थे। तो रमेश की माताजी ने जब नंदनी जी को बताया कि रमेश अपनी गाड़ी की वजह से थोड़ा परेशान रहता है, पहले थोड़े पैसे बच भी जाते थे लेकिन अब इस गाड़ी की वजह से वो पैसे भी नहीं बच पा रहे हैं, तब नंदनी जी ने उनको बताया कि रमेश अपनी वैन को रेंट पे क्यों नहीं दे देता। लेकिन ये सारी बातें रमेश की माताजी को कुछ खास समझ नहीं आया। तो नेक्स्ट डे उन्होंने रमेश को बोला कि वो जाके नंदनी जी से मिल ले और रमेश जाके नंदनी अक्का से मिलता है और कार रेंटल बिजनेस के बारे में थोड़ा बहुत समझता है और नंदनी जी खुद उसकी वैन अपने कंपनी में रेंट पे लगवा देती है और अब इस वैन से रमेश को पैसिव इनकम आने लगा। और ये समय था दोस्तों
1994 धीरे धीरे समय बीतता गया। रमेश अपने दोनों बिजनेस से पैसा कमाने लगा। 2004 तक रमेश के पास 5 से 6 कार हो चुकी थी। वो अपना ज्यादा टाइम सैलून बिजनेस को देते थे, लेकिन रेंटल बिजनेस से उनको सैलून से ज्यादा पैसे आने लगा। इन चीजों को देखकर रमेश अब अपने कार रेंटल बिजनेस पे भी ध्यान देने लगे। लेकिन कुछ समय बाद रमेश को यह महसूस हुआ कि इस रेंटल बिजनेस में अब वो ग्रोथ नहीं मिल पा रही है जो पहले मिला करती थी। और रमेश ने जब इसके पीछे की कारण समझने की कोशिश की तो उनको पता चला कि अब बहुत सारे लोग हैं जिनके पास छोटी कार हैं और मैक्सिमम लोग अपने कार को रेंट पे देने लगे हैं। और दोस्तों, हर बिजनेस में कभी न कभी एक सैचुरेशन पॉइंट आता है और तब बिजनेस को सेम स्ट्रेटजी के साथ चलाना मुश्किल लगने लगता है। तब आपको कुछ नई बिजनेस स्ट्रेटजी अपनानी पड़ती है, कुछ नए इनोवेशन करना पड़ता है बिजनेस को तेजी से चलाने के लिए। दोस्तों, वो टाइम था 2004। जैसा मैंने बताया कि उस वक्त तक काफी लोग अपने कार्स को रेंट पे देने लगे, जिसकी वजह से कंपटीशन बढ़ गया। तब रमेश को समझ आया कि सेम स्ट्रेटजी के साथ बिजनेस नहीं बढ़ने वाला, उसे कुछ और सोचना पड़ेगा। तब रमेश ने एक लग्जरी कार खरीदने का फैसला किया, लेकिन बहुत सारे लोगों ने रमेश को मना किया कि अभी इतना बड़ा रिस्क लेना रमेश के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन फिर भी रमेश रिस्क लेते हैं और 2004 में वो 40 लाख रुपए की लग्जरी कार लोन पे खरीद लेते हैं। अगर आज उन पैसों की वैल्यू कैलकुलेट करें तो 2,56,00,000 के आसपास होगी। लेकिन इस कार के आने के बाद रमेश के पास लग्जरी सेगमेंट में फर्स्ट मूवर एडवांटेज था, क्योंकि उस समय कोई अपनी इतनी महंगी कार को रेंट पे नहीं देता था। और जब ये ऑड बिजनेस लोगों तक पहुंचा तो काफी कम समय में रमेश की पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी और पॉपुलैरिटी के साथ साथ रमेश का बिजनेस भी आसमान छूने लगा। धीरे धीरे रमेश ने कुछ और लग्जरी कार खरीदी और अपने बिजनेस को बढ़ाया। रमेश ने प्रॉपर टीम बनाई, अलग अलग डिपार्टमेंट बनाया, कुछ लोगों को अपने पास जॉब दिया और अब रमेश का बिजनेस अच्छा चल रहा था। आगे चल के 2011 में रमेश ने अप्रॉक्स 4 करोड़ रुपए की रॉल्स रॉयस खरीदने का फैसला किया। तब भी लोगों ने रमेश को बोला कि ये एक खराब डिसीजन हो सकता है, लेकिन रमेश अब बिजनेस की बारीकियों को समझ चुके थे तो उन्होंने लोगों की बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया और रमेश का ये डिसीजन उनके बिजनेस के लिए काफी किफायती साबित हुआ। आज रमेश टूर्स एंड ट्रेवल एक प्रॉफिटेबल कंपनी है। ये लोग अपने बिजनेस को ऑनलाइन भी ले गए हैं और ऑनलाइन ही आप इनके कार को सेलेक्ट करके बुक कर सकते हैं। आज रमेश अरबपति बिजनेसमैन है, लेकिन उसके बाद भी ये अपने उस छोटी सी शॉप पर जाकर मात्र 65 रुपए में लोगों के बाल काटते हैं। दोस्तों, रमेश बाबू की लाइफ जर्नी हमें कुछ महत्वपूर्ण लेसन सिखाती है। पहला, हमें रिस्क लेने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, लेकिन रिस्क को भी हमेशा कैलकुलेट करके लेना चाहिए। दूसरा, राय हमेशा उनसे लें जो उस काम में माहिर हो जो आप करना चाहते हैं। कभी भी उनसे राय न लें जिनके पास आपके फील्ड से रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस या सक्सेस ना मिली हो। तीसरा, फेलियर हमें मेंटली मजबूत बनाता है, हमें कुछ नया सिखाता है, इसलिए फेलियर से कभी घबराना नहीं चाहिए। चौथा, ड्रीम बिग। आप अभी क्या हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कहां तक सोच पा रहे हो और उसको पूरा करने के लिए कितने डिटर्मिनेटेड हो, इससे फर्क पड़ता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिलीव इन योरसेल्फ। धन्यवाद।